परिवेशवाद और ध्यान। वैसे तो इस चैप्टर के ऊपर मैं आप लोगों को 3 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। आप लोगों ने अगर तीनों ही वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। उसमें हमने बंगाल वाले पूरे टॉपिक को, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टैक्स एकत्रित करने की जो व्यवस्था लागू की थी उसके बारे में है, और बंगाल और बम्बई दक्कन के संदर्भ में इस चैप्टर में हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो बंगाल के बारे में पूरी कहानी मैंने आप लोगों को 3 पार्ट में समझा दिया है। आप लोग तीनों ही पार्ट को जरूर देखिए। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बुकानन से, है ना। बुकानन कौन था और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस तरीके से काम करता था, उसकी खोज की क्या कमियां थी, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बम्बई दक्कन की भी हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दे, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से जुड़ सके। अब देखिए, बुकानन की हम बात करें, पूरा नाम है फ्रांसिस बुकानन। एक चिकित्सक था, है ना। भारत में आया, बंगाल चिकित्सा सेवा में उसने क्या किया था, कार्य किया था। इसके अलावा जो हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली, उनके शल्य चिकित्सक के रूप में भी काम किया था। शल्य चिकित्सक जो कि आई थिंक शरीर का जो चीर फाड़ करने का काम करते हैं, उनको शल्य चिकित्सक बोलते हैं। ठीक है, तो उसके रूप में भी कार्य किया, है ना। कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना करवाई, जो कि कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूमि का सर्वेक्षण भी किया। ठीक है, जो भी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में जो भी भूमि आ रही थी ना, वो सभी का सर्वेक्षण किया, उन सब पे रिसर्च किया, काफ़ी सारी जानकारी जुटाई और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी सारे फायदे उठाए। इसके अलावा 1815 में वापस चले गए, है ना। मतलब बीमार हो गए थे, तो इसलिए वो इंग्लैंड लौट गए थे। तो ये बुकानन के बारे में आप बता सकते हैं। अब देखिए, बुकानन ने जो भी विवरण तैयार किया था, जाहिर सी बात है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे, तो उनको पूरी तरीके से हिमायत दी गई थी। ये कहा गया था कि उनको क्या सूचना एकत्रित करनी है, कैसे सूचना एकत्रित करनी है, क्या लिखना है ना, क्या इकट्ठा करना है, सारा कुछ पहले से निश्चित कर दिया गया था। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो बुकानन क्या करते थे, अलग अलग जगह जाते थे, वहाँ से जो भी जानकारी है ज़मीन के बारे में, वहाँ किस इलाके में कौन सी फसल उगाई जा सकती है, कौन सी ज़मीन कितनी ज़्यादा उपजाऊ है ना, लोगों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी उनके जो भी विवरण है उसका इस्तेमाल अपने तरीके से करती थी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनको पूरी तरीके से ये कहा गया था कि उनको क्या देखना है, क्या खोजना है और क्या लिखना है। अपनी मर्जी से पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे, इनको क्या लिखना है, ठीक है, और क्या खोजना है, पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पे कार्य करते थे। अब हम बात करेंगे दक्कन दंगा के बारे में। देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक दिया गया है उसमें लेखा भैया जला दिया गया, इस तरीके से टॉपिक दे रखा है, लेकिन इसमें हम दक्कन में जो दंगा हुआ था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आगे आपको इसका कारण भी समझ में आएगा कि ये जो दंगा हुआ था उसके पीछे का क्या कारण था। तो देखिए, दंगा की जो शुरुआत की कहानी है या जो ये आंदोलन है, ये पूना से शुरू हुआ। पूना, या जिसको हम आधुनिक समय में पुणे बोलते हैं। तो वहाँ पे एक मतलब एक जिला है, ठीक है, जिसका नाम है, जिले में एक गाँव है जिसका नाम है सूपा नामक गाँव में हुआ था ये। ठीक है, और सूपा एक विपणन केंद्र था, यानी कि मंडी था, जहाँ पे व्यापारी और साहूकार रहते थे। अब ये जो विद्रोह है या ये जो आंदोलन है, उसकी शुरुआत 12 मई 1875 को हुआ था, है ना। जो गांव के लोग थे, गांव के जो किसान थे, वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने साहूकारों से मांगा बही खाते आप समझते हैं, या जिनको हम ऋण बंद भी बोलते हैं, जिसमें सारा रिकॉर्ड लिखा था कि किस किसान को कितना उन्होंने ऋण उधार दिया है, कितने पैसे उधार दिए हैं, ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ था, ऋण बंद भी। तो वो किसानों ने क्या किया, मांगा उनसे, क्योंकि यार ये साहूकार लोग बड़े हरामी होते थे। उन्हें क्या करते थे, इसमें बहुत सारे फर्जी डाटा डाल के उनसे ज़्यादा टैक्स वसूल लिया करते थे। टैक्स या फिर जो भी मतलब पैसे उधार दे रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्याज लगा दिया करते थे। तो इस कारण किसानों ने उनसे वही खाते मांगे थे, लेकिन वो मना कर दिए भाई, है ना। जब मना कर दिया तो भाई किसानों ने हमला बोल दिया। जितने भी साहूकार थे, जितने भी आपके व्यापारी थे, उनके साहूकारों की जो दुकान है उसको लूटना स्टार्ट कर दिया, है ना। उनके घरों में आग लगाना स्टार्ट कर दिया। तो साहूकार भागे, इधर उधर भागना स्टार्ट कर दिए और बहुत सारे साहूकार मारे गए, व्यापारी मारे गए। अब पूना से ये जो विद्रोह है अहमदनगर तक फैल गया। फिर आगे 2 महीने के अंदर ये एक तरीके से मतलब और आगे फैला। लगभग 6500 वर्ग किलोमीटर का ये जो इलाका था वो इसकी चपेट में आ गया। 30 से भी अधिक गांव जो है इससे प्रभावित हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब ये व्यापक विद्रोह के रूप में फैल गया था।
तो किसान इतने ज़्यादा नाराज क्यों थे, ये विद्रोह क्यों हुआ, ये आंदोलन क्यों हुआ, इसके छानबीन के लिए हमें आगे अंग्रेजों द्वारा जो बम्बई दक्कन में जो टैक्स एकत्रित करने की जो व्यवस्था लागू की गई थी उसके बारे में जानना होगा, उसकी पूरी कहानी को हमें समझना होगा, तभी हम इसके बारे में समझ सकते। सो अब हम बात करेंगे राजस्व की एक नई प्रणाली जो कि बम्बई दक्कन में लागू की गई थी। अब देखिए बम्बई दक्कन में इस्तेमारी बंदोबस्त को क्यों नहीं लागू किया गया, मैं आपको बता दूं सिंपल सा कि 1810 के बाद क्या होता है ना, किसानों की उपज की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, किसानों की उपज भी बढ़ती है, जाहिर सी बात है कि कीमत भी बढ़ रही है, तो इससे मुनाफा हो रहा है, जमींदारों को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। लेकिन क्योंकि इस्तेमारी बंदोबस्त में टैक्स की रकम जो थी वो निश्चित कर दी गई थी, तो अंग्रेज लोग उसमें कोई हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने एक नया खेल खेला। अब देखिए डेविड रिकार्डो नाम की एक ब्रिटेन की काफ़ी ज़्यादा फेमस अर्थशास्त्री हुई, 1820 के दशक में उन्होंने सुझाव दिया था। उन्हीं के सुझाव के आधार पर रैयतवारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। कहाँ पे? बम्बई दक्कन में। तो ये जो आपका जो रिकार्डो है, रिकार्डो के अनुसार उनका मानना ये था कि अगर जमींदारों को अगर टैक्स वसूलने की हम अनुमति दे रहे हैं तो एक औसत ही टैक्स वसूलना चाहिए। औसत से ज़्यादा अगर वो वसूल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उससे उनको मुनाफा हो रहा है, कंपनी को नहीं हो पा रहा है, और जो किसान है उनको भी नुकसान हो रहा है। किसान जो है वो ज़बरदस्ती किराया जीवी का जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। किसान अपनी ज़मीन को पट्टे पे दे रहे हैं या फिर बेच दे रहे हैं जमींदारों को, और जमींदार उससे मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस कारण उन्होंने क्या किया कि अब जमींदारों से मतलब नहीं रखना है, अब सीधा हमें किसानों से मतलब रखना है, ठीक है। और इस तरीके से रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया। अब रैयतवारी बंदोबस्त की क्या विशेषता थी? देखिए रैयतवारी बंदोबस्त में क्या था कि ये जो बंदोबस्त था वो सीधा किसानों के साथ किया गया था। इसमें जमींदारों से कोई मतलब नहीं है। टैक्स की जो रकम जो अदा करनी थी वो सीधा किसानों को करनी थी, है ना। इसमें क्या था कि भूमि से होने वाली जितनी भी औसत आय है उसका पता लगाया गया, राजस्व अदा करने की जो किसानों की क्षमता है उसका आकलन किया गया, ठीक है। और उसके बाद टैक्स की रकम निश्चित कर दी गई थी कि भाई किस किसान से कितना रकम वसूलना है। अब इसमें क्या होता था कि हर 30 साल के बाद जमीन का सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की रकम को बढ़ा दिया जाता था। ये हो गई आपकी रैयतवारी बंदोबस्त की विशेषता। अब देखो रैयतवारी बंदोबस्त का किसानों के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। 1820 के दशक में लागू किया गया, ठीक है, लेकिन उसके हम कुछ साल बाद ही देखते हैं कि भाई लगभग 1830 के दशक के दौरान किसानों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई, ठीक है। 1832 की अगर हम बात करें तो उस समय किसानों की उपज की जो कीमत थी ना बहुत ही कम थी। किसानों की उपज की कीमत कम होने का मतलब ये था कि वो टैक्स सही से नहीं दे पाते थे। अब टैक्स नहीं देंगे, राजस्व की रकम अदा नहीं करेंगे, तो राजस्व जो वसूल करने वाले अधिकारी है वो चमकाने के चक्कर में अपने ऊपर के जो अधिकारी है उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में गांव में आते थे, किसानों को जबरदस्ती मारते थे, पीटते थे उनसे टैक्स वसूलने के लिए। अगर टैक्स अदा नहीं कर पाते थे तो उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लेते थे, ठीक है। अब 1832 से 34 में अकाल भी पड़ गया। अकाल के समय भाई आप समझ ही सकते हैं कि मतलब सूखा पड़ गया, वर्षा नहीं हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या है कि किसान जो है वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, फसल नहीं हो पा रहा है, किसान आगे टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे? घर में और भी काम है ना, परिवार को पालना है, शादी करनी है बच्चों की, ठीक है, बैल है, जानवर है, उनकी देख रेख करनी है, कोई बीमार हो गया तो उस स्थिति में क्या करेंगे किसान? टैक्स तो भाई हर हालत में उनको देना ही होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस स्थिति में क्या होता था कि ये जाते थे साहूकारों के पास। अब साहूकारों के पास एक बार जाने का मतलब ये है कि वो कर्ज जाल में फंस जाते थे। कोई भी छोटी मोटी रकम भी अगर साहूकारों से उधार ले लिया ना तो उसको जीवन भर सधाते रह जाते थे और फिर भी उसको सधा नहीं पाते थे क्योंकि उस पर चक्रवर्ती ब्याज लगाया जाता था। सो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आगे के जो टॉपिक है उसको मैं आप लोगों को अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो अगली वीडियो का आप लोग इंतजार करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि आपके दोस्त तक ये वीडियो पहुँच सके। तो मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।